नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल जियोपॉल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और मैं अभिनव श्रीवास्तव। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री को, यानी कि आधुनिक इतिहास को। और आप सब लोग जानते हैं कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आधुनिक इतिहास का जो पोर्शन है, सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो इसी के पास। और वेटेज के अलावा दोस्तों, जिस हिसाब से एग्जाम पैटर्न में चेंजेस हो रहे हैं, जिस हिसाब से क्वेश्चंस का जो लेवल है वो लगातार अपग्रेड हो रहा है, ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि अगर आप इस विषय का सारगर्भित अध्ययन नहीं करते हैं, इसके मूल्यों, साथ साथ इसमें घटनाएं और घटनाओं का क्या इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पर रहा, खास करके हमारी मॉडर्न सोसाइटी के फॉर्मेशन में किस तरह से हमारे हिस्टोरिकल इवेंट्स ने रोल प्ले किया, इस चीज को समझे बिना इस विषय में पूछे जाने वाले प्रश्नों का राइट आंसर नहीं दिया जा सकता। तो ऐसे में जब हमारे आपके बीच ये टारगेट है, ये उद्देश्य है हमारे आपके लिए कि हम लोग आने वाली परीक्षाओं के मद्देनजर अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएं, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस विषय की, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री की। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जिस भी सब्जेक्ट की बात हम आपसे यहां पर करने जा रहे हैं, यानी जिस मॉडर्न हिस्ट्री पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इस मॉडर्न हिस्ट्री की जड़ें एग्जैक्टली उसी एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री में छिपी हुई हैं जो हमारा आपका इस देश का अतीत रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आधुनिक इतिहास के अंतर्गत जिन चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है, जहां से सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वहां पर उन टॉपिक्स को क्यों ना एक बार बहुत शॉर्ट में समझ लिया जाए, एग्जैक्टली जहां से ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। देखिए, सबसे पहली चीज कि जब हम इस सब्जेक्ट को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, तो जो पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे आपके बीच आती है, हमारे आपके सामने आती है, जिस पर हमें आपको डिस्कस करना होता है, वो है दोस्तों यूरोपियों का आगमन। है ना? यानी यहां पर सबसे पहले चर्चा होती है यूरोपियन कंपनियों के बारे में, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि यूरोपियन कंपनियों के इंडिया आने का जो मेन पर्पस था वो क्या था, ये आप सब जानते हैं। आपसे जब ये पूछा जाता है कि इन यूरोपीय कंपनियों के भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आप कहते हैं कि व्यापार करना। लेकिन आपको यह भी पता है कि भारत में उस समय की जो राजनैतिक अस्थिरता थी, जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी, उस पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और गैप का किस तरह से इन ब्रिटिशर्स ने फायदा उठाया, इन वेस्टर्न कंट्रीज ने, यूरोपियन कंट्रीज ने इसका फायदा उठाया। और धीरे धीरे व्यापार करने के लिए आने वाली इन कंपनियों ने भारत की राजनैतिक रिक्तता और शून्य का फायदा उठा करके अपने आप को यहाँ की एक मेन रूलिंग पावर के तौर पर स्टैब्लिश कर दिया, यानी मुख्य शासक शक्ति के रूप में उन्होंने अपने आप को भारत में स्थापित। हमें साथ ही यह भी समझना होता है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां थीं या क्या ऐसे कारण थे इन पश्चिमी देशों ने भारत का रुख किया, खासकर यूरोपीय देशों ने। और उनमें भी जिस कॉमर्शलाइजेशन, जिस वाणिज्यवाद की बात जोशुआ कैटलार ने की थी, दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जोशुआ चाइल्ड के नाम से हम उन्हें जानते हैं, ना कि कैटलार के नाम से। तो जोशुआ चाइल्ड ने जिस वाणिज्यवाद, जिस कॉमर्शलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था, उसी कॉमर्शलाइजेशन के कॉन्सेप्ट पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी कब भारत में शासन करते करते भारत पर शासन करने लगी, ये सफर ही हमें बताता है दोस्तों इस पूरी कहानी के बारे में। दूसरी चीज पर आते हैं, इन यूरोपियन कंपनियों के आगमन के अलावा जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पक्ष, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पहलू आपके लिए पूछा जाता है, वो ये होता है दोस्तों, इन यूरोपियन इन्वेजन्स के दौरान भारत में जो पोस्ट मुगल एम्परर्स थे, वो कैसे डिक्लाइन हुए, यानी कि मुगल शासकों का कैसे पतन हुआ, ये दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो। यानी कि यहां पर डिक्लाइनिंग ऑफ पोस्ट मुगल्स कहा जाता है इस सेक्शन को, यानी कि उत्तरवर्ती जो मुगल शासक थे उनका पतन कैसे और किन परिस्थितियों में हुआ, यह समझना हमारे लिए जरूरी है। तीसरी चीज, जैसे जैसे आपके देश में मुगल शासकों का पतन हुआ और ब्रिटिश सत्ता धीरे धीरे मजबूत अभी नहीं हो रही थी, उस समय
जो एक सबसे बड़ा बदलाव आया दोस्तों वो था क्षेत्रीय राज्यों का उदय। क्या था बच्चों वो पॉइंट? वो पॉइंट था आपका राइजिंग ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, जिसे हम कहते हैं, क्षेत्रीय राजवंशों के उदय की बात करते हैं। ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों क्षेत्रीय राज्यों के उदय ने ही न केवल यूरोपियन कंपनियों को अपना विस्तार करने के लिए प्रेरित किया, बल्कि कहीं न कहीं मुगल शासकों के, खासकर जो उत्तरवर्ती मुगल शासक थे, उन शासकों का जो पतन हुआ, उनका जो डिक्लाइनिंग हुई, उसमें भी इस क्षेत्रीय राजवंशों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। अब इसमें अगर बात की जाए दोस्तों, तो स्पेशली कई नाम यहां पर लिए जा सकते हैं। जस्ट लाइक बंगाल की बात की जा सकती है यहां पर। उसके अलावा आपको पता है कि निजाम शाही की बात की जाती है यहां पर, हैदराबाद जिसे हम बोलते हैं। साथ ही साथ इसी में हमें मराठा दिखते हैं, पेशवा दिखते हैं, इसी में मैसूर दिखता है, और इसी में हमें अवध भी नजर आता है। इन सारे क्षेत्रीय राजवंशों का इसमें एक नाम और लिया जा सकता है दोस्तों, जाट। इनका भी नाम लिया जाना चाहिए। तो ये सारे कैसे कैसे इनका उदय हुआ, कैसे इनका विस्तार हुआ, और साथ ही साथ बाद में जब यूरोपियन कंपनियों के विस्तार में, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे या जितनी भी यूरोपियन कंपनीज थी जो ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर आई थी, ट्रेड पर्पस से यहां पर आई थी, जब उनके विस्तार में इन क्षेत्रीय राजवंशों ने बाधाएं खड़ी की, तो इन्होंने उन क्षेत्रीय राजवंशों को भी रास्ते से हटाने में और अपनी पॉलिसीज, जस्ट लाइक डलहौजी की जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की हम लोग बात करते हैं, जिसे व्यपगत सिद्धांत या राज्य हड़प नीति बोलते हैं, किस तरह से उन्होंने इसके आधार पर बहुत सारे भारतीय रियासतों का विलय करा लिया ब्रिटिश साम्राज्य में। ये सारी कहानी भी उसी के अंतर्गत हम लोगों को पढ़नी होती है। चौथी चीज की बात अगर करें कि फोर्थ पॉइंट यहां पर क्या है इंपॉर्टेंट, तो दोस्तों चौथा जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, वो है अलग अलग युद्ध। जैसे आंग्ल मराठा की बात करोगे, इसमें जाटों के अलावा एक नाम और लिख सकते हो, सिख का। फिर आपको यहीं पर नजर आता है बेटा आंग्ल सिख, फिर से आंग्ल मराठा, मराठा नहीं, आंग्ल मैसूर कह देते हैं, ठीक है। तो ये तीनों वॉर की बात कर लें, आपके आंग्ल मराठा, आंग्ल सिख और आंग्ल मैसूर वॉर की हम लोग बात कर सकते हैं। साथ ही साथ यहीं पर हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, इन सबके संघर्ष मुगलों के साथ कैसे, और उसका समकालीन भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव और कैसा प्रभाव पड़ा, यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होगा जिस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पांचवी चीज दोस्तों, जब यहां पर बात होती है तो अब बात हो जाती है यहां पर, देखिए 1757 में जब प्लासी का वॉर हुआ था, 1757 से लेकर के और 1857 के बीच, यानी 1757 से 1857 के बीच का जो समय था, इस पूरे समय अवधि में बहुत सारे भारत में आंदोलन, खास करके जनजातीय और कृषक विद्रोहों की बात करें, ठीक है बच्चों। यानी यहां किसकी बात हो रही है? यहां पर बात हो रही है जनजातीय और कृषक विद्रोह की, जिसमें बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे, जिसमें कोल, भील, मुंडा, संथाल, इस तरह के बहुत सारे आंदोलनों की चर्चा यहां पर की जाती है, ठीक है। ये फिफ्थ पॉइंट हो जाता है जिस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बाद 1857 की बात करेंगे हम लोग बच्चों,
और 1857 यानी कि 1857 की क्रांति। तो 1857 की जो क्रांति है वो हमारा 6th चैप्टर है। लेकिन इस क्रांति को सिर्फ हमें इसके अंतर्गत होने वाली घटनाओं के लिए याद नहीं रखना होता है, बल्कि दोस्तों इस क्रांति को हमें याद रखना होगा खासकर उन सारे कारणों के लिए भी जिसकी वजह से ये आंदोलन या ये क्रांति हुई, जिसे हम इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी बुलाते हैं। कुछ लोग इसे इंडियन म्यूटिनी बोल देते हैं और कुछ इसे केवल ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ भारतीयों के लंबे समय से चले आ रहे असंतोष का ही परिणाम कहते हैं। तो बहुत से लोग अलग अलग नामों से इसे बुलाते हैं। तो हम लोग ये समझेंगे कि एग्जैक्टली जिसकी हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं उसे कैसे और बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। तो 1857 की क्रांति की अगर बात करोगे तो देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसके कारण, परिणाम और उनका प्रभाव। ये तीन चीजें होंगी जिस पर हमें बात करना। कारणों की बात करेंगे बच्चों, तो कारणों में आपके सामने सबसे पहला कारण राजनीतिक है, के अलावा प्रशासनिक है, सांस्कृतिक है, धार्मिक और सामाजिक है, तथा तात्कालिक और सैन्य कारण। ये इतने कारण हैं जिनको हम लोग इसके अंतर्गत क्लासिफाई करेंगे। उन कारणों को भी हमें समझना होता है, ठीक है। सातवीं चीज दोस्तों यहां पर, अब 1857 की क्रांति के बाद कई चीजें और हमें यहां पर नजर आएंगी, लेकिन उसमें जो एक बड़ा सवाल उठता है वो है धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलनों का, ठीक है। इसकी बात हो रही बच्चों यहां पर। यहां हम लोग डिस्कस कर रहे हैं धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलनों के बारे में। और जब हम धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलनों का जिक्र कर रहे होते हैं तो इसमें बहुत सारे नाम आएंगे। खास करके राजा राम मोहन राय से ये बात शुरू होती है। कहां से बच्चों? तो ये बात शुरू होती है आपकी राजा राम मोहन राय से। इसके अलावा उस समय एक और नाम बहुत चर्चा में है बंगाल में, जिसे हम लोग हेनरी विवियन डोरोजियो के नाम से जानते हैं। यंग बंग मूवमेंट से ये जुड़ा हुआ व्यक्ति था। इसका क्या कंट्रीब्यूशन है उस समय इंडिया में होने वाले सोशल रिफॉर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी एक सवाल पूछा जाता है। प्लस इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करिए, या फिर डी के कर्वे की बात की जाए, इन लोगों का भी नाम यहां पर लिया जाता है एटसेट्रा। और भी बहुत सारे नाम हैं, उनकी बात करेंगे। सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलनों की बात हो रही है। इसी में कुछ और आंदोलनों जैसे फराइजी आंदोलन हुआ, अलीगढ़ मूवमेंट हुआ, देवबंद मूवमेंट हुआ, इनके बारे में भी पूछे गए प्रश्न हैं। प्लस इनका क्या सोशल इंपैक्ट रहा, समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इस बारे में भी आपसे क्वेश्चंस। आठवें नंबर पर आते हैं दोस्तों जब, तो यहां पर हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी की स्थापना का पता चलता है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना की गई वो किन परिस्थितियों में की गई, क्यों इसे सेफ्टी वॉल्व कहा जाता है, ये सारे सवाल आपको पता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बाद जो आगे का हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, यानी भारतीय स्वतंत्रता जो आंदोलन है, ध्यान दीजिएगा, वो अलग अलग तीन हिस्सों में बढ़ जाता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की मैं बात कर रहा हूं यहां पर। और मैंने आपसे कहा कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को हम यहां पर
तीन अलग अलग हिस्सों में क्या कर सकते हैं बच्चों, बांट सकते हैं, तीन अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें से पहला है आपका सबसे पहला चरण कौन सा होता है बेटा? तो सबसे पहला जो इसका चरण है वो आपका उदारवादी चरण है। दूसरा चरण होता है बच्चों उग्रवादी चरण, और तीसरा चरण होता है जिसे हम लोग कहते हैं कौन सा चरण? गांधीवादी चरण। यानी उदारवादी चरण आपका चला 1885 से लेकर के और 1905 तक, जब तक बंगाल का विभाजन नहीं हुआ। उग्रवादी चरण 1905 में स्टार्ट हुआ और ये 1919 तक चलता रहा। और गांधीवादी चरण शुरू हुआ 1917 में और ये चला दोस्तों भारत की आजादी तक, यानी 1947 तक। इन 9 पॉइंट्स के बाद जो 10वां पॉइंट होगा वो है दोस्तों इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। समझ रहे हैं? यानी आजादी के बाद का। मैंने बहुत मोटे शब्दों में आपके लिए आपके इस सिलेबस को क्लासिफाई कर दिया, लेकिन ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें से एक एक टॉपिक को जब हम लोग डिस्कस करने जाएंगे तो एक एक टॉपिक थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, कुछ डिटेल स्टडी की मांग करेगा, प्लस एक एनालिसिस अप्रोच की डिमांड आपसे आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में की जाती है। खासकर जब बात ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स की हो, एंथ्रोपोलॉजिकल सब्जेक्ट्स की हो, तो इन एंथ्रोपोलॉजिकल सब्जेक्ट में मानविकी से जुड़े विषयों में हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका जो डायमेंशन है, का दायरा जो है वो बहुत बड़ा है, और इसके दायरे को चाहे जितना संकीर्ण करने की कोशिश की जाए, चाहे जितना छोटा करने की कोशिश की जाए, हम इसमें पूरी तरह से कभी कामयाब नहीं हो पाए। इसीलिए मैंने आपसे ये स्पष्ट कर दिया है कि अब हम लोग जब स्टार्ट कर रहे हैं इस सब्जेक्ट को, यानी कि हिस्ट्री को, तो हम सीधे मॉडर्न पर ही नहीं कूद पड़ेंगे, बल्कि पहले ये समझेंगे कि इतिहास होता क्या है, और इतिहास को समझने और इतिहास का अध्ययन करने के लिए हमारे पास क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं। क्योंकि जब हमें किसी भी चीज के सोर्सेस के बारे में पता होता है तो हमारे पास उस टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज या उससे रिलेटेड डेटा तक पहुंचने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती, बहुत सारे रास्ते होते, अवसर होते हैं, और उन्हीं अवसरों का हम लोगों को अपनी इस क्लास में देखो। सबसे पहले तो याद रखो, हिस्ट्री की बात हो रही है जिसे हम लोग सामान्यतया हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में आप इसे कहते हो इतिहास। क्या बोलते हो बेटा? आप इसे कहते हो इतिहास। जैसा मैंने पीछे आपके सिलेबस में भी आप देख सकते हैं, बता दिया है सारी चीजें आपको। लगभग इसमें 10 अलग अलग टॉपिक्स मौजूद हैं। ठीक है, 10 टॉपिक में हमने इसे क्लासिफाई किया है, और इन सारे मुद्दों पर हम लोग एक एक करके चर्चा करें। तो जब हम कहते हैं आपसे कि इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है, तो हिस्ट्री का मतलब जब इसका थोड़ा सा संधि विच्छेद करते हो तो आप पाते हो ना कि इति प्लस ह्रास, यानी कि इति यानी अभी तक, और ह्रास मतलब जो भी बीत गया। तो अब तक जो बीत गया वही क्या है? इतिहास है। लेकिन इस इतिहास के सोर्सेस को जब हम लोग खंगालते हैं तो हमें कई तरह के सोर्सेस नजर आते हैं। जस्ट लाइक अब मैंने बताया इतिहास का मतलब क्या, तो इसका मतलब निकल कर आया दोस्तों इति प्लस ह्रास, यानी अब तक जो हुआ। ठीक है, यही क्या हो जाता है बच्चों? यही इतिहास हो जाता है। पर हमें यह ध्यान रखना है कि हम जो भी डिस्कशन करें वो डिस्कशन हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मॉडर्न के चक्कर में हम एंशिएंट और मिडिवल की ओर खिसक। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको यहां पर ट्रांजिशन फेज नजर आएगा, और इस ट्रांजिशन फेज का होना भी जरूरी है। अब इसके बारे में एक नाम आता है दोस्तों जिसे हम लोग कहते हैं हेरोडोटस। नाम सुना होगा आपने इनका। हेरोडोटस जो है, इन्हें भारतीय साहित्य में
किस नाम से बुलाया जाता है? क्या आपको कोई आइडिया है इसका? तो बच्चों, भारतीय साहित्य में हेरोडोटस जाना जाता है हरिदत्त के नाम से। किस नाम से फेमस है बच्चों? हरिदत्त के नाम से फेमस है। और हेरोडोटस ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बुक लिखी हिस्टोरिका नाम से। किस नाम से बुक लिखी बेटा इन्होंने? हिस्टोरिका। और इसी बुक में एक नाम और लिया जा सकता है जिन्हें हम लोग सिसरो कहते हैं। सिसरो भी एक दार्शनिक थे, एक फिलोसोफर थे, और सिसरो ने ही हेरोडोटस को वो उपाधि दी जिसमें हेरोडोटस क्या कहलाते हैं? कहलाते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो हेरोडोटस को क्या कहा जाता है बेटा? हेरोडोटस को कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक, और ये नाम किसने दिया इन्हें? सिसरो ने। किसने दिया? सिसरो ने हेरोडोटस को क्या कहा बेटा? को इतिहास का जनक कहा। क्योंकि दोस्तों पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स जो थे वो क्लासिफाइड नहीं थे, बल्कि इन सारे सब्जेक्ट्स को एक ही सब्जेक्ट के अंतर्गत पढ़ा जाता था, और वो सब्जेक्ट होता था फिलॉसफी, यानी दर्शन शास्त्र। और यही कारण है कि पहले के समय में जो विद्वान लोग होते थे, उन विद्वानों को क्या बुलाया जाता था बच्चों? उन्हें कहा जाता था दार्शनिक। तो इन्हीं दार्शनिकों में से एक नाम आता है हेरोडोटस का, और एक नाम आता है दोस्तों इसका, सिसरो का। तो याद रखिएगा कि भारतीय साहित्य में हेरोडोटस किस नाम से फेमस है? हरिदत्त के नाम से फेमस है। अब वहां से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री दोनों को अगर मिला लिया जाए तो यहां पर कुछ सोर्सेज हमें नजर आते हैं जो हमें हमारे इतिहास की जानकारी देते हैं। हर समय हर काल में कुछ न कुछ ऐसे स्रोतों की रचनाएं की गई जिन्होंने अपने समय के बारे में, अपने जो परिवेश था उस परिवेश की जो विशेषताएं थीं, उन विशेषताओं के बारे में बताया। और उन्हीं में उन स्रोतों को दोस्तों हम लोग कुछ खास नामों से बांट सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग उन्हीं स्रोतों को कुछ खास नामों में बांट सकते हैं। अब वो नाम कौन कौन से हैं हमारे पास, चलिए उसको समझ। देखिए, जब हम सोर्सेस की बात कर रहे हैं बेटा, तो हिस्ट्री यानी इतिहास के जो स्रोत हैं, जिसे हम लोग सामान्य तौर पर ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं, ये स्रोत दो तरह के हैं। कौन कौन से बच्चों? इन स्रोतों को दो हिस्सों में हमने क्लासिफाई किया हुआ है। और पहले वाले होते हैं, इन्हें कहा जाता है पुरातात्विक स्रोत, यानी इसे इंग्लिश में कहा जाता है आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स। ठीक है, पहला क्या है हमारे पास? आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं। और दूसरी ओर जो है वो कौन सा है बेटा? ये है आपका साहित्यिक स्रोत, यानी लिटरेचर। ये दूसरा हो गया। इन्हीं दोनों से हमें हमारे इतिहास की जानकारियां मिलती हैं। अगर इन पुरातात्विक स्रोतों को हम लोग वर्गीकृत करें, इसका क्लासिफिकेशन करें कि क्या क्या इसमें रखा जा सकता है, तो देखो इसी में रखते हैं हम लोग बच्चों अभिलेख को। इसी में आते हैं सिक्के, वाइन्स, इसी में बर्तन,
आभूषण और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड स्थापत्य। ठीक है, इन सारी चीजों से हमें हमारे इतिहास की जानकारी मिलती है, जो कि पुरातात्विक यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं। और ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो हैं जो कि खुदाई में हमें मिले। दूसरी ओर अगर हम साहित्यिक सोर्सेज की बात करें, यानी कि लिटरेरी जो आपका सोर्सेज हैं, उनको अगर क्लासिफाई करो तो इसमें दो तरह के सोर्सेज मिलते हैं। कौन कौन से बेटा? एक और धार्मिक यानी रिलीजियस, और दूसरा धर्मेतर यानी कि नॉन रिलीजियस। ठीक है, रिलीजियस सोर्सेस की बात करोगे तो बहुत सारे नाम यहां पर हम लोग गिन सकते हैं, जैसे वेद, वेदांग, आरण्यक, उपनिषद, पुराण और सूत्र। इन सारी चीजों से हमें पता चलता है। साथ ही इसमें जैन ग्रंथ भी शामिल हैं और बौद्ध ग्रंथ भी। लेकिन इन सब की खास बात है कि ये सब पर्टिकुलर किसी न किसी रिलीजन की बात करते, किसी न किसी धर्म की बात करते। लेकिन जब हम कहते हैं धर्मेतर साहित्य यानी नॉन रिलीजियस टेक्स्ट की बात होती है, तो इसमें बहुत कुछ हो सकता है, जिसमें संगम साहित्य का नाम सुना होगा आपने। इसी में नाटक हो गया, कविताएं हो गई, कहानियां हो गई, और बहुत सारे अदर रिसोर्सेज हो सकते हैं। इन सब से हमें जानकारी नॉन रिलीजियस टेक्स्ट की मिलती है। ठीक है, ये बताने का पर्पज सिर्फ इतना है दोस्तों आप सबको, कि हम ये समझ पाएं कि इसमें से ज्यादा अकाउंटेबल क्या है, हमारे ज्यादा विश्वसनीय क्या है। तो ज्यादा विश्वसनीय हमारे लिए क्या हो जाता है दोस्तों? ये वाला पुरातात्विक स्रोत। ये इसलिए अधिक विश्वसनीय होते हैं क्योंकि इनमें कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते। समझ रहे हो ना? क्या होते हैं ये अधिक विश्वसनीय होते हैं। समझ में आ रही बात हमारी? क्या होते हैं बच्चों? ये आपके अधिक विश्वसनीय होते हैं। जबकि साहित्यिक जो स्रोत है, लिटरेरी जो सोर्सेज होते हैं हमारे, ये थोड़े से कम अकाउंटेबल होते हैं, क्योंकि जितनी बार इनको रीप्रिंट किया जाएगा, रीराइट किया जाएगा, उतनी बार चीजें कुछ ना कुछ क्या हो जाती हैं दोस्तों, वहां पर बदल जाती हैं। ठीक है, जैसे पैगंबर मोहम्मद साहब ने जिस कुरान की रचना की, आज जो कुरान प्रचलित है, दोनों में बहुत डिफरेंस है, बहुत अंतर है। क्योंकि बीच में जितने खलीफा आए, हर खलीफा ने अपनी अपनी आइडियोलॉजी को उसमें इंक्लूड करने की कोशिश की, अपने अपने दृष्टिकोण को उसमें शामिल करने का प्रयास किया, और इन प्रयासों से जो एक बेनिफिट मिलना चाहिए सोसाइटी को, वो बेनिफिट नहीं मिलता, है ना? उसके अलावा अगर इंस्क्रिप्शंस की बात करें, अभिलेखों की बात करें, तो कई नाम यहां पर लिए जा सकते हैं छोटे मोटे। जैसे अब करीब 1450 बीसी का एक इंस्क्रिप्शन मिलता है, एक अभिलेख मिलता है, जिसे हम लोग कहते हैं दोस्तों बोगज कोई अभिलेख। नाम सुना होगा आपने। अब ये जो बोगज कोई अभिलेख है, ये अभिलेख दोस्तों एग्जैक्टली बात करता है 1450 बीसी के आसपास के उस समय की, जब अभी वैदिक काल बस स्टार्ट हुआ था। यानी ऋग्वैदिक एरा से रिलेटेड ये आपका इंस्क्रिप्शन है, और ये इंस्क्रिप्शन हिंदू देवी देवताओं के नामों से जुड़ा हुआ है ना? यानी इसी इंस्क्रिप्शन में हमें पहली बार हिंदू देवी देवताओं के नामों का वर्णन मिलता है। उसके अलावा 262 एडी की बात करते हैं,
एक अभिलेख यहां से आया हुआ है बच्चों, और इस अभिलेख को हम लोग कहते हैं सासानी अभिलेख। कौन सा अभिलेख बोलते हैं बेटा? इसे कहते हैं साशानी अभिलेख। ये जो अभिलेख है, इसी अभिलेख में हमें पहली बार कौन सा नाम मिलता है? हिंदुस्तान नाम का वर्णन हमें इसी अभिलेख में पहली बार मिलता है। तो यानी ये सब ऑथेंटिक डेटा है, और ये डेटा एक बार पत्थर पर खींची गई लकीर, जस्ट लाइक अशोक के अभिलेखों की हम बात करते हैं। अशोक के अभिलेख, इनकी अगर हम बात करें तो दोस्तों आपको पता है कि अशोक के जो अभिलेख हैं, इसे 1750 में पेड्रे टिफेनथैलर ने खोजा था। किसने खोजा था बेटा इसे? पेड्रे टिफेनथैलर द्वारा इनकी खोज की गई थी, ये आप जानते हैं। और दूसरी बात बच्चों की, पेड्रे टिफेनथैलर ने इसकी खोज तो की, लेकिन 1837 में 1837 में नाम लेते हैं हम लोग बच्चों जेम्स प्रिंसेप का। जेम्स प्रिंसेप वो फर्स्ट पर्सन था जिसने इन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने में कामयाबी हासिल की। लेकिन अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम बात करते हैं यही कंपैरिजन में, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो हमें क्या हो जाता है बच्चों, उसकी लिपि को हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। और यही कारण है कि उस काल में इस सभ्यता का स्वरूप जैसा भी था, अपने कंटेम्पररी जो भी वहां की सोसाइटीज थी, उन सोसाइटीज के कंपैरिजन में ये कहीं ज्यादा डेवलप था। आखिरकार ऐसा कैसे? ये एक गंभीर सवाल था जिसका जवाब फिलहाल अभी तक हमारे आपके पास नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। तो ये अभिलेखों की बात हो गई। किताबों की अगर बात करें दोस्तों, तो किताब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हम बौद्ध ग्रंथों की बात कर लें, जैन ग्रंथों की बात कर लें, तो जैसा मैंने कहा कि इन किताबों में जो बातें लिखी गई हैं उनकी प्रामाणिकता उतनी स्पष्ट नहीं है। लेकिन इन सारी चीजों को अगर हम अभी दरकिनार कर दें और बात करें आपसे एग्जैक्टली किस एरा की, अगर हम यही सवाल मॉडर्न हिस्ट्री के रेफरेंस में आपसे पूछें, तब आपका आंसर क्या होगा? क्या मॉडर्न हिस्ट्री के रेफरेंस में भी क्या हमारे पास इस तरह के इंस्क्रिप्शंस मौजूद हैं? क्या ऐसी बुक्स मौजूद हैं या फिर कुछ और? तो दोस्तों ये समझना होगा कि हमारे पास मॉडर्न हिस्ट्री के जो रिसोर्सेज हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए उनमें ब्रिटिश कालीन औपनिवेशिक दस्तावेजों की भूमिका ही सबसे ज्यादा है। ब्रिटिश कालीन औपनिवेशिक दस्तावेज, यही हमारे पास सबसे अधिक है। और देखा जाए दोस्तों तो दिल्ली की बात मैं करूंगा। दिल्ली की जो नेशनल आर्काइव है, क्या चीज है दोस्तों? जो दिल्ली का नेशनल आर्काइव है, वहां पर 1750 से लेकर और 1947 तक के एविडेंसेस पेपर फॉर्म में मौजूद है। यानी कागज के रूप में जितना कुछ भी परिवर्तन भारत में उस समय हुआ, और यह परिवर्तन कई स्तरों पर हुआ दोस्तों, जिसमें आर्थिक भी थे, सामाजिक स्तर पर भी परिवर्तन हुए। यही परिवर्तन आपके राजनीतिक स्तर पर भी हुए, धार्मिक यानी रिलीजियस लेवल पर भी चेंजेस किए गए उस समय, या रिफॉर्म्स आए। तो उन सब की जानकारी हमारे इस नेशनल आर्काइव के सोर्सेज में मौजूद है। क्योंकि ब्रिटिश एरा में उस समय जब प्रिंटिंग प्रेस के बारे में हम लोग ज्यादा नहीं जानते थे, और जो प्रिंटिंग प्रेस थे भी उस पर भी पेपर वर्क ही ज्यादा होता था। क्या होता था दोस्तों? उस समय कोई
वर्चुअल सिस्टम नहीं था हमारे पास कि हम इस डेटा को लंबे समय तक सॉफ्ट फॉर्मेट में प्रिजर्व कर लें या फिर स्टोर कर सकें। हमारे पास ऐसा कोई सोर्स नहीं था और यही रीजन था, यही कारण था कि हम लोगों के पास जो पेपर वर्क मौजूद था, उस पेपर से हमें हमारे उस हिस्ट्री की बहुत डिटेल जानकारी मिल जाती है, खास करके जो भी परिवर्तन ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के दौरान हुए। वहीं दूसरी ओर अगर बात यहां पर राजनीतिक सोर्स की जाती है, अगर राजनीतिक स्रोतों की बात की जाए तो आपको याद होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट याद है आपको? और 1773 के इस रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के और 1935 तक का जो भारत शासन अधिनियम है, ये दो अलग अलग स्टेजेस में देख सकते हो। कौन से दो अलग स्टेजेस बेटा? तो एक और ये भारत का क्या है, संवैधानिक इतिहास भी है। क्या है बच्चों ये भारत का? ये भारत का संवैधानिक इतिहास भी है। और दूसरा, ये भारत में होने वाले पॉलिटिकल रिफॉर्म्स यानी कि राजनीतिक सुधारों की भी बात करता है, दोनों स्तरों पर। आप बताइए कि क्या ये हमारे उस हिस्ट्री की जानकारी, खास करके पोस्ट मॉडर्न जो सोसाइटी हमारी है या पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन की हम बात करेंगे, उस सोसाइटी के समय में होने वाले जो भी रिफॉर्म्स हुए, खास करके पॉलिटिकल लेवल पर और सोशल लेवल पर, क्या ये दोनों बातें, दोनों जानकारियां हमें वहां से मिलती हैं? समझ में आ रही बात हमारी? तो इन सारे स्रोतों से हम अपने इतिहास की जानकारी क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरी चीज इसमें यह है बेटा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करो आप और स्टेट गवर्नमेंट की भी बात कर सकते हो। तो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के जो रिकॉर्ड्स हैं, उन रिकॉर्ड से भी हमें हमारे मॉडर्न हिस्ट्री की जानकारी मिल जाती। प्लस इसके अलावा बहुत से ऐसे हमारे पास फॉरेन सोर्सेज भी हैं, जो विदेशी स्रोत हैं हमारे। इन विदेशी स्रोतों के द्वारा भी हम होने वाले परिवर्तनों की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। बड़े स्तरों पर अगर देखा जाए तो हम यहां पर कुछ खास पॉइंट्स में इनके बारे में समझ सकते हैं बेटा। जैसे नंबर एक पर अगर बात करोगे तो सबसे ऊपर नाम आता है व्यापारिक दस्तावेजों का, क्योंकि व्यापार करने के लिए ही वो लोग आते थे। उसके अलावा दूसरे नंबर पर आप यहां पर देख सकते हो बेटा क्या हो सकते हैं, न्यायिक दस्तावेज होते। क्योंकि आपको पता है ना कि हमारे देश में पहला जो न्यायालय खोला गया वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अकॉर्डिंग 1974 में खोला गया था। सॉरी, 1774 में खोला गया था, 1774 में। और उसी समय से आपको पता है कि हमारे देश में जो न्यायालय होते हैं, वो न्यायालय हैं, वो हमेशा ही अभिलेखीय न्यायालय हो, यानी ये रिकॉर्ड्स रखते हैं। अब ये आप पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते होंगे कि ये रिकॉर्ड्स क्यों रखे जाते हैं, ये तो वहां आप पढ़ेंगे। लेकिन इन रिकॉर्ड्स के बेसिस पर भी उस समय होने वाले सोशियो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की जानकारी, यानी सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनों की जानकारी हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिल जाएगी। तो इसलिए ये सोर्सेज भी इंपॉर्टेंट हैं। तीसरे नंबर पर बच्चों, एक व्यापारिक दस्तावेज हो गए, एक न्यायिक दस्तावेज हो गए, एक आपके राजघरानों के दस्तावेज हो जाते हैं। जैसे पुणे में
पेशवाओं के बारे में जानकारी हमें मिल जाती है। राजस्थान जाइए तो राजपूतों के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। दक्षिण भारत में आप हैदराबाद चले जाइए तो निजाम शाही की जानकारी मिल जाती है आपको, है कि नहीं? पंजाब चले जाइए तो सिख जो डायनेस्टीज थी, सिख जो राजवंश थे या सिख जो राजा थे, उनके बारे में हमें रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं, है कि नहीं? तो कुल मिलाकर के प्रॉपर जानकारी इतिहास की, खासकर आधुनिक इतिहास की देने के लिए भी हमारे पास स्रोतों की कोई कमी नहीं है। तो हम बहुत सारे इन स्रोतों का इस्तेमाल करके अपने इतिहास को व्यवस्थित ढंग से समझ सकते हैं, व्यवस्थित ढंग से इन इतिहासों का अध्ययन भी कर सकते हैं। बात समझ में आ रही बेटा? तो अब हम यहां तक की बातें कर चुके हैं, यहां तक हम आपको पूरी तरह से ये समझा पाए हैं कि एक्चुअल में जो हिस्ट्री है उसमें देखो, फिर से मैं बता देता हूं कि सबसे पहले हमने आपको आपका सिलेबस समझा दिया। ये सिलेबस इसमें है जिस पर हमें आपको डिस्कस करना होगा। ठीक है, मैंने इसे 10 मोटे टॉपिक में क्लासिफाई किया है, लेकिन इनमें बहुत सारे दूसरे सब टॉपिक्स भी हैं, बहुत सारे इसमें अध्याय भी मौजूद हैं और उन अध्यायों पर भी हम लोग क्या करेंगे, बातें करेंगे। फिर मैंने आपको बताया इतिहास के बारे में, इतिहास एग्जैक्टली क्या है और इतिहास के जनक कौन है, ये बात आपको समझ में आ गई। और सिसरो की बात भी हुई कि सिसरो ने ही हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से बुलाया था। देन हमने आपको हिस्टोरिकल रिसोर्सेज की जानकारी देने की कोशिश की, जिसमें ऐतिहासिक स्रोत हैं, जिसमें अधिक विश्वसनीय इनको माना तो जाता है, लेकिन आधुनिक इतिहास के संदर्भ में, मॉडर्न हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों, ये पुरातात्विक या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज अवेलेबल नहीं है। तो हमें क्या विश्वास करना होता है? हमें पेपर सोर्सेज, यानी जो लिटरेचर से रिलेटेड सोर्सेज हैं, उन्हीं से इस बारे में जानकारी मिल पाती है, जिसमें सबसे ऊपर नाम, मैंने यहां पर कुछ अभिलेखों की बात की है आपसे, लेकिन इनमें सबसे ऊपर नाम आपको मिलता है ब्रिटिश कालीन औपनिवेशिक दस्तावेजों, जो कि ईयर 1599 में रानी यानी क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा जो चार्टर दिया गया था। और चार्टर क्या था बेटा? चार्टर का मतलब होता है आज्ञा पत्र। क्या मतलब होता है बच्चों? चार्टर का मतलब होता है एग्जैक्टली आज्ञा पत्र। तो इस आज्ञा पत्र से ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की जो अनुमति मिली, वहां से लेकर और अंतिम समय जब उन्होंने इंडिया छोड़ा, तो चाहे बात माउंट बेटन योजना की करें या इंडियन इंडिपेंडेंस की जो एक्टिविटीज है, भारतीय स्वतंत्रता जो एक्ट है, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसे हम लोग भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बोलते हैं, इसकी बात की जाए, तो हर स्टेज पर अलग अलग क्या होते रहे हैं, हर अलग अलग स्टेज पर इस तरह के रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। और इन्हीं रिकॉर्ड्स को स्टडी करके हम लोग आने वाले समय में अपने विषय को अपने लिए और आसान बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बातचीत को आगे ले चलते हैं और अगले स्टेज पर हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं सीधे तौर पर पहले अपने चैप्टर। और हमारा पहला चैप्टर है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का, ठीक है, यहां से हमारे चैप्टर का डिस्कशन होता है और एग्जैक्टली हम लोग मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में यहीं से एंटर करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यह समझ लेना जरूरी है कि हम यहां पर जो बात कर रहे हैं यूरोपीय कंपनियों के आगमन की, इसके अंतर्गत जिन कंपनियों का भारत आना हुआ, उसमें देखो कुछ नाम लिखे जाते हैं, जिसमें नंबर 1 पर आते हैं पुर्तगीज, यानी जो पुर्तगाली थे, फिर डच, देन अंग्रेज, स्वीडिश, डेनिश एंड फ्रेंच, यानी कि फ्रांसीसी। ये सारे नाम हैं हमारे पास। लेकिन इस पूरे सफर की जो शुरुआत होती है दोस्तों, वो होती है आपकी एग्जैक्टली पुर्तगाल, यानी कि आज की अगर बात करें तो वर्तमान में इसी को हम लोग स्पेन के नाम से, ठीक है,
तो वहां पर उस वक्त यानी कि करीब मानकर चलें कि 14वीं सदी में, 14th सेंचुरी में, पुर्तगाल का एक राजकुमार हुआ करता था जिसका नाम था प्रिंस हेनरी, जो अपना एक उपनाम भी रखता था दोस्तों, और वो उपनाम था द नेविगेटर। इसका नाम था द प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, ये नाम उसको दिया गया था। प्रिंस हेनरी सभी युवाओं की तरह बहुत ज्यादा क्यूरियस था, बहुत जागरूक, दुनिया को ढूंढने की इच्छा रखने वाला और नई नई चीजों की खोज करने वाले व्यक्ति के रूप में वो जाना जाता था। उसने उस दौर में जो एक बड़ा बदलाव किया वो ये कि दुनिया के बहुत से ऐसे देशों की खोज करने का बीड़ा उसने उठाया जहां तक उस वक्त तक पहुंचने के लिए कोई भी निश्चित मार्ग मौजूद नहीं था। क्योंकि आपको पता है कि आज की तरह जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है ये उतना मजबूत उस दौर में नहीं हुआ करता। सड़कें नहीं थी यातायात के लिए, और ना ही यातायात व्यवस्था इतनी मजबूत थी जितनी कि आज हम इसे देखते हैं। और परिणाम ये हुआ कि एक ही रास्ता था, और वो था समुद्री यात्राएं। कि दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचने के लिए समुद्री यात्राएं करनी पड़ती थी, और समुद्री यात्राओं के लिए जरूरत होती थी दोस्तों उस तरह के नाविकों की, टेलर्स की, उसके अलावा मानचित्र विशेषज्ञों की, गणितज्ञ लोगों की, मौसम वैज्ञानिकों की। तो उसने क्या किया कि दुनिया के नए नए देशों की खोज करने के लिए बड़े भारी संख्या में इन लोगों की नियुक्ति की उसने, और उनसे दुनिया के नए नए ऐसे देशों की खोज करने के लिए कहा जहां से कोई ऐसी वस्तु चुनी जा सके जिसका हम ट्रेड कर सकें, जिसका हम व्यापार कर सकें। यानी आप ये बोल सकते हो कि प्रिंस हेनरी द नेविगेटर का समुद्री यात्राओं को प्रोत्साहन देना, इसके पीछे जो सबसे बड़ा मकसद था वो यही था कि व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाया जाए। यानी कि अगर आपसे पूछता है कि प्रारंभिक समुद्री यात्राओं का मुख्य कारण क्या था, तो बेटा प्रारंभिक जो समुद्री यात्राएं होती थीं, उन समुद्री यात्राओं का मुख्य कारण व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाना, व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाना, और इसकी मदद से इकोनॉमिक प्रॉफिट लेना था, यानी कि आर्थिक लाभ अर्जित करना था। ठीक है बच्चों, ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। क्या करना था इसका मकसद? तो इसका मकसद था आर्थिक लाभ, यानी कि इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्जित करना। और इसके लिए उसने बड़ी संख्या में यूथ्स को, खासकर जो आपके कार्टोग्राफर्स होते थे, यानी जो मानचित्र विशेषज्ञ होते थे, मौसम वैज्ञानिक होते थे, नाविक होते थे, इन लोगों की बड़ी संख्या में उसने भर्ती, और उनसे दुनिया के ऐसे देशों की खोज करने के लिए कहा जिनसे व्यापारिक संबंध बनाए जा सके। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे चल करके एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं दोस्तों, जिसे कहा जाता है वाणिज्यवाद। क्या कहते हैं इसी को? इसी को वाणिज्यवाद कहा जाता है। और वाणिज्यवाद का, यानी कि इस कॉमर्शलाइजेशन का जो जनक माना गया, वो माना जाता है दोस्तों जोशुआ चाइल्ड को। इसको मानते हैं बेटा? जोशुआ चाइल्ड को वाणिज्यवाद का जनक माना जाता है। और इसी वाणिज्यवादी अवधारणा ने भारत में यूरोपीय कंपनियों को आने के लिए, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में यूरोपीय कंपनियों को आने के लिए किस परिस्थिति ने विवश किया, तो आपका आंसर सीधा सीधा क्या रहता है? वाणिज्यवाद की अवधारणा, जिसे जोशुआ चाइल्ड जैसे लोगों ने आगे चल करके विकसित किया। इसी अवधारणा ने उस समय पुर्तगाल के राजकुमार प्रिंस हेनरी द नेविगेटर को उकसाया या प्रेरित किया कि वो ऐसी समुद्री यात्राओं को प्रोत्साहन। बात समझ में आ रही है ना? दूसरी एक चीज और इंपॉर्टेंट हो जाती है बेटा, कि इनमें से
आने वालों में ऐसा नहीं था कि सबने इंडिया को इफेक्ट किया या इंपैक्ट किया, बल्कि आप ये बोल सकते हो कि इसमें से केवल वही यहां पर सस्टेन कर पाया जो पूरी तरह से मजबूत था, जो कैपेबल था, जिसकी पॉलिसीज ऐसी थी जो उस समय की जियोपॉलिटिकल कंडीशंस को उनके अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकती थी, उस समय की भू राजनैतिक परिस्थितियों को उनके अनुसार परिवर्तित कर सकती थी। केवल वही सस्टेन कर पाए। वरना कुछ तो ऐसी यूरोपियन कंपनीज रहीं जिन्होंने भारत में बिजनेस शुरू किया, लेकिन जैसे ही देखा उन्होंने कि उन्हें उनकी इच्छा अनुसार या जो एक्सपेक्टेशंस उनकी थी उस अकॉर्डिंग उन्हें बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो फिर उन्होंने अपना सारा काम धंधा जो यहाँ पर बनाया वो सारा काम धंधा बेच दिया और बेचकर वो यहाँ से चले गए। जैसे कि डचेस का नाम आता है कि डचों को मसाले पर वो नियंत्रण नहीं मिल पाया और इसीलिए उन्होंने भारत में सूती कपड़ों को मुख्य व्यापारिक वस्तु बनाने की बात की। बात समझ में आ रही है हमारी? तो इन सारी चीजों को ध्यान रखना। इसमें स्वीडिश और डेनिश का भी नाम आता है। सिर्फ तीन बहुत मेजर पावर्स काउंट की जाती हैं, जिसमें एक पुर्तगीज हैं, एक अंग्रेज हैं और एक फ्रेंच हैं। सिर्फ यही तीन मेजर पावर्स थे उन आपकी यूरोपियन कंपनी, जिन पर हम लोग अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको आज की बातें, जो कि एक स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन क्लास थी, आप इसे समझ पाए होंगे और आप अगली क्लास का बेसब्री से इंतजार करेंगे। तो अगली क्लास में फिर से मेरी जब अब बात होगी आपसे, तो हम लोग व्यवस्थित तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट एक एक चीज को इलेबोरेट करते हुए और उसका एक डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ताकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में उठते हैं तो आपको अगल बगल झांकने की जरूरत। मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों।